नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल पर हमारा विशेष कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिड। आज हमारे बीच भारतीय सिनेमा जगत के उभरते हुए कलाकार अश्मित पटेल जी हैं। अपने बेबाक और कूल एटीट्यूड के लिए जाने जाने वाले अश्मित पटेल ने अभिनय में कदम रखने से पहले मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ बतौर सहायक निर्देशक अपना फिल्मी करियर शुरू किया। Overall, everyone's loving the film and the message that it has to give, and I'm really proud to be a part of a film that is trying to make a difference. आप मुझे अच्छे लगने लगे, आवारा पागल दीवाना, राज और फुटपाथ जैसी फिल्मों में अश्मित पटेल ने विक्रम भट्ट को असिस्ट किया। अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। बतौर अभिनेता उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म मर्डर से की। अश्मित टीवी के पर्दे पर भी चमके और मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के चौथे सीजन में फाइनल तक पहुंचे। अश्मित इस समय गुड नाइट और फ्यूचर तो ब्राइट है नाम की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। अश्मित जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि फिल्मों में आने का इरादा आपके मन में कहाँ से आया और कैसे आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की? एक्चुअली अशोक जी, अक्सर एक्टर बोलते हैं कि मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। हमेशा से मेरी ये एम्बिशन थी, इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूं। कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहन अमीशा जब फिल्मों में एंट्री ले ली उन्होंने, उसके बाद मेरी एक्चुअली रुचि फिल्मों में आई थी। क्योंकि उसके पहले मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, मैं एकलौता बेटा हूँ, तो हमेशा से वो सोच थी कि मैं फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर लूँगा। जो एजुकेशन थी मेरी वो पूरी बिज़नेस की तरफ ही डायरेक्टेड थी। तो अमेरिका से BBA कंप्लीट करने के बाद मैं जब वापस इंडिया आया, मैं अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा था। लेकिन वीकेंड्स पे जब हम पूरी फैमिली संडे के दिन पे हम दीदी के शूट पे जाते थे, तब जब मैं सेट पे जाता था तब मुझे लगा कि ये जो चीज़ है फिल्म मेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं हमेशा बहुत सवाल करता था, हर किसी को इरिटेट करता था। और शायद वहीं से वो कीड़ा लग गया था। ऋतिक रोशन को काम करते हुए देख के मुझे लगा कि ये जो है एक नया दौर है इंडियन सिनेमा में। उसके पहले मैं सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स देखता था, अमिताभ बच्चन के फिल्म्स देखता था बस। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि अपनी दीदी को आपने फिल्मों में काम करते हुए देखा तो आपकी भी रुचि फिल्मों की तरफ हो गई जी। तो जो पहला ब्रेक आपको मिला जी, ये आपको अपने बलबूते पर मिला या मतलब इसका फायदा मिला आपको कि अमीशा पटेल के आप भाई हैं? मैं समझता हूँ मेरे बलबूते पे मिला, क्योंकि मैंने जब डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ तब मैंने एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्टिंग क्लास की थी प्रोफेसर रोशन तनेजा के साथ, जो आई थिंक इज़ अ गॉड ऑफ एक्टिंग। जो भी उनके बाद जो भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स आए हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो या जो भी हो, दे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ रोशन तनेजा। तो जब मैंने वहाँ पे एंट्री ली थी तब मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं अमीशा पटेल का भाई हूँ, कुछ नहीं। एंड रोशन सर बहुत ही मतलब मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे, बहुत इनकरेज करते थे, क्योंकि उनको लगा कि मेरे अंदर वो बात है। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे लगा, वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे देखने सुनने को ऐसा मिलता है कि स्टार सन या रिलेशन में जो लोग होते हैं उनको बहुत इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को जानने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं इच्छुक होंगे कि आप बताएं कि आपने जो स्ट्रगल किया वो कैसे किया। ऑफ कोर्स अमीशा का भाई होने की वजह से बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, जैसे कि भट्ट साहब या विक्रम भट्ट, जिनके साथ मैंने फिर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया था। तो क्योंकि ऋतिक ने एक्चुअली मुझे बताया, मैं एक दिन सेट पे गया था, मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी रॉ हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ फिल्मों के लिए, मैं अंदर आने के लिए, एंट्री करने के लिए। मैं आई थॉट कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ी और एजुकेशन, थोड़ी सी और अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। तो ऋतिक ने मुझे कहा कि देख अश्मित, मैं तो फिल्मी फैमिली से हूँ, बचपन से मुझे पता था कि ये ही है जो मैं करने वाला हूँ, मैं एक्टर बनूंगा, एक्टर ही है। मैं एक्टिंग के आगे मेरे दिमाग में और कुछ है ही नहीं। तेरे साथ ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने असिस्टिंग किया है, ये किया है, वो किया है, मेरे हिसाब से तुझे ये करना चाहिए असिस्टिंग। तो मैंने राकेश अंकर से बात की थी तभी, लेकिन शायद
कहो ना प्यार है के बाद वो अभी उनकी नेक्स्ट फिल्म की प्लानिंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा अश्मित अभी कोई फ़ायदा नहीं मुझे ज्वाइन करके, क्योंकि तू ऑफिस में बैठा रहेगा, कुछ काम होगा नहीं, तू कुछ सीखेगा नहीं। तब मैंने विक्रम भट्ट से बात की थी, जो ऋतिक और मेरी दीदी के साथ एक और फिल्म कर रहे थे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ज्वाइन कर ले। तो उनके साथ विशेष फिल्म्स के अंदर महेश भट्ट की कंपनी के अंदर मैंने काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के लिए वहाँ पे था। राज के पोस्ट प्रोडक्शन से लेके आवारा पागल दीवाना की शूटिंग, इमरान हाशमी की जो पहली फिल्म थी फुटपाथ की प्री प्रोडक्शन और पहला शेड्यूल, राज की पूरी जो पोस्ट प्रोडक्शन थी, म्यूज़िक से लेके मिक्सिंग से लेके एडिटिंग से लेके सब कुछ मैंने सीखा। तब मुझे लगा कि मैं रेडी हूँ। यानी आपने पहले अपने आप को तैयार किया बिल्कुल स्क्रीन पे दिखने के लिए, बिल्कुल। उसके बाद में आपने स्क्रीन पे जंप किया। इनफैक्ट उस दौरान शायद मेरी मेहनत और लगन देख के भट्ट साहब ने ये सोचा होगा कि ये लड़का सही है, इसको हमें लॉन्च करना चाहिए। तब जाके उन्होंने मुझे साइन किया 3 फिल्मों के लिए। पहली फिल्म थी इंतहा जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की, दूसरी फिल्म मर्डर जो सब जानते हो एक सुपर हिट फिल्म थी अनुराग बासु की, और फिर सोनी राजदान की फिल्म थी तीसरी नज़र जो उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। ये बताइए मुझे, जिनके साथ में पर्दों के पीछे रह के काम किया, जब वही आपको डायरेक्ट कर रहे थे तो क्या लग रहा था, कैसे ट्यूनिंग बन गई थी आप लोगों के बीच में कि जिनके साथ में कल सबको बताया जा रहा था कि आपको ये करना है वो करना है, इस तरह से परफॉर्म करना है, तो अचानक वो आपको डायरेक्ट करने लग गए, तो कैसा लग रहा था आपको? देखिए विक्रम भट्ट की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे लिए एज अ मेंटोर थे। जो कुछ भी मैंने सीखा एज एन असिस्टेंट उनके थ्रू सीखा। और मेरी पहली फिल्म थी, मैं वो नर्व्स होते हैं, वो थोड़ी सी वो फर्स्ट टाइम जो आप कैमरे के सामने जब खड़े होते हैं वो नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है। तो पहले शेड्यूल में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उनकी वजह से आई मैनेज टू जस्ट गेट थ्रू, क्योंकि वो जब भी मैं अटक जाता था वो खड़े होके कैमरे के सामने पूरा एक्टिंग करके मुझे दिखाते थे कि ऐसे करना अश्मित, जब भी मैं अटक जाता था। और उनकी वजह से मैं पहली शेड्यूल कर पाया। पहली शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद महेश भट्ट ने मुझे फर्स्ट टाइम जब कैमरा फेस किया तो क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था कि आज फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या परफॉर्मेंस देनी है? बहुत सारे थॉट्स और सोच विचार थे, नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट भी था। इट वाज अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस। पहला शॉट कौन सा दिया था आपने? इंतहा के अंदर एक सीन है मेरे ऑफिस के अंदर, और बहुत ही क्रूशियल सीन था एक्चुअली, क्योंकि उस सीन के अंदर मुझे पता चलता है कि मैं एक्चुअली मेरा जो किरदार था एंटी हीरो था, थोड़ा सा नेगेटिव था। तो उस सीन के अंदर मुझे पता चलता है कि कोई मेरी ये जो राज है वो जान चुका है। और वो जो कोई डायलॉग नहीं था वो सीन के अंदर, सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, और उस एक्सप्रेशन के ज़रिए मुझे पूरा वो जो इमोशन था कन्वे करना था। और क्रूशल एक पॉइंट था फिल्म के अंदर। तो अगर वो एक्सप्रेशन ठीक से नहीं आता तो पूरी फिल्म, एटलीस्ट मेरा जो कैरेक्टर है, किरदार है, फ्लैट हो जाता। तो हम लोगों ने कुछ 12-13 टेक्स किए, लेकिन शायद 13वीं टेक पे ठीक था, ओके था। आई वोंट से ग्रेट था, लेकिन मैनेजेबल। तो ये मान के चलो कि वो एक्सप्रेशन अभी एक झटके में हमें देखने को मिलेगा हमको? अभी तो फिर से वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, वो किरदार के अंदर घुसना पड़ेगा। पर हाँ, जब भी मैं वो फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी ऑब्वियसली 12 साल हुए, वो 11 साल हुए वो फिल्म शूट करके, ग्रोथ हुई है एज एन एक्टर। तो जब भी मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि हाँ, ये सीन मैं ऐसे कर सकता था, ये डायलॉग ऐसे बोल सकता था, अरे यार ये मैंने क्या किया है। वो ऑब्वियसली वो सीखने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, यू लर्न एंड यू ग्रो एज एन एक्टर एंड एज ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो आई थोड़ी सी वो एम्बैरेसमेंट भी होती है जब भी मैं देखता हूँ, लाइक अरे यार ये क्या किया है मैंने। हर कलाकार का कोई ना कोई ऐसा अभिनेता होता है या अभिनेत्री होती है जिसको कि वो बहुत पसंद करता है। अश्मित के ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको देख करके वो चाहते हैं कि मैं भी इनकी तरह करूं या इनसे बेटर करूं या ज़िंदगी में एक मकाम इनकी तरह मैं हासिल कर लूं? कौन है ऐसे वो? देखिए, ओवर द इयर्स बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्पायर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बिगनिंग में ऋतिक रोशन को देख के उसकी जो लगन और मेहनत थी उस टाइम पे कहो ना प्यार है के शूट के दौरान, आई हैव नेवर सीन एनीवन वर्क सो हार्ड एंड सो डिलिजेंट। तो ही इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज इंस्पिरेशन। इनफैक्ट 2 दिन पहले बैंग बैंग की रिलीज़ के बाद फिर से मिला, बहुत काफ़ी अरसे के बाद,
और उसकी बॉडी देख के उसकी जो इंथुजियाज्म है वैसे ही है, बरकरार है. ही इज़ सो पैशनेट अबाउट सिनेमा. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ माई ओरिजिनल इंस्पिरेशंस. ऑफ कोर्स बच्चन साहब हैं ही. मैं उनकी फिल्में देखता था बचपन में. हिंदी के बॉलीवुड के कोई फिल्म्स नहीं देखता, सिर्फ बच्चन साहब की फिल्में देखता था. विनोद खन्ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मैन टू एवर कम ऑन इंडियन स्क्रीन. उसके बाद ऑफ कोर्स आमिर खान हैज़ ऑलवेज बिन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स फॉर मी. अजय देवगन, सलमान भाई फॉर बीइंग द मैन दैट ही इज़. जो इंसान है एकदम मतलब हार्ट ऑफ प्लैटिनम है. गोल्ड भी नहीं कहूँगा, हार्ट ऑफ प्लैटिनम. उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया जब मैं तैयारी कर रहा था एक्टर बनने की. इनफैक्ट उन्होंने कहा कि तू आ जा मेरे जिम में आ जा, मैं ट्रेनिंग करूँगा तुझे. जब भी वो आउटडोर पे जाते थे शूट के लिए तो वो सोहेल को कहते थे, सोहेल इसको ट्रेन कर. तो सोहेल भाई, सलमान भाई, ये मेरे फैमिली के जैसे हैं. उनके अलावा आई मीन एवरीवन, नए जनरेशन में प्रतीक बब्बर आई थिंक हैज़ सो मच डेप्थ to him. There's many actors. Jimmy Shergill has been inspirational to me and very instrumental. उन्होंने actually मुझे प्रोफेसर रोशन तनेजा से मिलवाया था. ये कम ही देखने सुनने को मिलता है कि आप ही के दौर के जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं. आमतौर पे लोगों में कंपटीशन होता है कि मैं जिमी शेरगिल से आगे निकल जाऊं या मैं उनको ओवरटेक कर लूं या उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करूं. लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आप खुद इस दौर के होकर के इसी दौर के कलाकारों की इस तरह से तारीफ कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हर किसी के लिए जगह है इस इंडस्ट्री में. हाल ही में मैंने हैदर देखी क्योंकि तब्बू मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं और कल ही मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने हैदर देखी और मैं फिर से फिदा हो गया था आप पे तो हंसने लगी. लेकिन तब्बू के अलावा ऑब्वियसली के मेनन और इरफान खान सब जानते हैं कि बहुत मतलब मंजे हुए एक्टर्स हैं. लेकिन शाहिद कपूर को देख के मुझे लगा कि वाह क्या ग्रोथ हुई है इसकी. और उसकी शायद एंट्री फिल्मों में 1 साल पहले हुई थी मेरे से. तो ही इज़ माई कंप्लीट कंटेम्प्रेरी. बट मुझे लगा कि अगर मुझे ऐसा रोल मिलता तो शायद मैं शाहिद के जितना अच्छा नहीं कर पाता. ही वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द फिल्म एंड हैट्स ऑफ टू हिम. बॉलीवुड के ऐसे कौन से फिल्म हैं, ऐसे कौन से किरदार हैं जो आपका मन करता है कि मैं इस तरह के किरदारों को निभाऊं मैं, या कोई ऐसा किरदार जो लगे कि यार ये मुझे मिलता तो मैं और मजे से करता इसको, या कोई पुरानी फिल्मों में कुछ हो ऐसा जो कि आप करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे फिल्में हैं लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा जो ड्रीम रोल है वो है छत्रपति शिवाजी पे. क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो भारतीय इतिहास में उनको वो दर्जा नहीं दिया गया है जो मिलना चाहिए. वो एक एपिक फिल्म बन सकती है क्योंकि उनकी जो कहानी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है. मुग़लों ने शायद पूरे इंडिया को कब्ज़ा कर लिया था लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वो कभी आ नहीं पाए क्योंकि शिवाजी इतने मतलब स्ट्रॉन्ग थे. तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर अगर एक फ़िल्म बने एपिक स्केल पे जैसे जोधा अकबर बनी थी तो बहुत मज़े की बनेगी. और लोग कहते हैं जब मैं दाढ़ी बढ़ाता हूँ कि मैं उनके जैसे लगता हूँ. तो आई वुड लव टू प्ले छत्रपति शिवाजी. तो मराठी आती है आपको? बिल्कुल आती है. मेरी दादी एक्चुअली महाराष्ट्रन है, सुशीला पटेल गोखले. तो मुझे मराठी बचपन से मैं बोला करता था और बॉम्बे में रह के तो मराठी सब लोग बोल लेते हैं. तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद में या तो हिंदी में कोई आ जाए जो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल के लिए साइन कर दे, और अगर कोई नहीं तो कम से कम मराठी में कोई ना कोई आकर के इस चीज़ की शुरुआत करे. थैंक यू, शुक्रिया. आई होप सो. मुझे ये बताइए कि अश्मित के साथ में कंट्रोवर्सी हमेशा से जुड़ी रही. जी बिल्कुल, हमेशा. ये क्या फंडा है? क्योंकि कभी MMS को लेकर के तो कभी वीना मलिक, चक्कर क्या है ये? एक्चुअली ये तो मेरे बचपन से होता है. स्कूल से लेके मुझे कैसनोवा का टैग मिला था, जबकि मैं एक्चुअली बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ. मैं बहुत शाय हूँ. मैंने अपने आप को मोल्ड किया हुआ है एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए. लेकिन बचपन से मैं हमेशा बहुत ही क्वाइट ये इंट्रोवर्टेड पर्सन था. लेकिन हमेशा से वो टैग लगा हुआ था कि ये लेडीज़ मैन है, ये फ्लर्ट है, ये है, वो है. तो शायद मैंने पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज आई हैव सच अ ब्यूटीफुल फेस तो वो आ गया था वो टैग. और मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सीज हर एक्टर के साथ होते हैं. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. सो कुछ वीडियोस आपके बाजार में आ गए थे, कुछ पर्सनल वीडियोस? हाँ जी, आए थे. कैसे आ गए थे वो एक लंबी कहानी है. एक अगले एपिसोड के लिए हम कहानी छोड़ देंगे. अच्छा, वीना मलिक की अगर बात करें तो जिस तरह से आपका और उनका बिग बॉस में जो हमको ट्यूनिंग देखने को मिला था, सडनली बाहर आने के बाद में हमने देखा कि कुछ क्लैशेस वगैरह हुए और वो एकदम से अलग हो गई.
नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये दोस्त क्या था रहे। बिग बॉस में जो देखा गया था, जो हमने देखा बिग बॉस में जो ट्यूनिंग थी आप लोगों की, ये क्या था? सिर्फ एक बिग बॉस में परफॉर्म करने के लिए था या बाहर आने के बाद भी आप लोगों के बीच में वैसी ही ट्यूनिंग थी? बिल्कुल नहीं, हम बाहर आके भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम लोग बहुत अलग, दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज़ थे। हम लोगों ने बाहर आके ये फिगर आउट किया कि हम वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस आ गया था बीच में। इनफैक्ट हम लोगों ने एक फिल्म भी की थी साथ में, सुपर मॉडल, जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अलग हुए इमीडिएटली। हाँ, अब तो हम फ्रेंड्स नहीं हैं, हम टच में नहीं हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1-1.5 साल के लिए हम लोग टच में थे। हम लोग ने एक फिल्म भी की, ऐसा कुछ नहीं था। तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, और बाहर आने के बाद आपको पता चला, क्योंकि वो इन्वायरमेंट एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है। आपको मतलब आप लिमिटेड, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके व्यूज़ और सब वो एक लिमिटेड होती है। जब आप बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इनके लाइक्स है, ये मेरे लाइक्स है, ये इनके डिसलाइक्स है। तब आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं एक्चुअली। तो हम वी ड्रिफ्टेड अपार्ट नेचुरली, एंड इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। कुछ लोगों का ये भी मानना है, और काफ़ी हद तक लोगों का ऐसा मानना है, कि कहीं ना कहीं वीना मलिक ने आपको अपने करियर के हिसाब से आपको इस्तेमाल किया। ये बात मैंने भी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट इट वाज अ प्योर फ्रेंडशिप, एंड ऐसा कुछ नहीं था। बट आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर। आप लोगों में तो बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी, सुनने में तो शादी वादी तक की बात शादी तक चली नहीं, गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक बात चली गई थी। मैं शादी के लिए अभी तक तैयार नहीं, प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये विदेशी कलाकारों को अब तवज्जो दिया जा रहा है बॉलीवुड में, जी। और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लड़के हैं, जो लोग यहाँ पे अभिनेता या अभिनेत्री बनने आए हैं, और जिनके अंदर जो अभिनय है, जो हुनर है, कहीं ना कहीं विदेशी बालाओं के आने की वजह से, विदेशी लोगों के आने की वजह से मारा जा रहा है। आई थिंक टैलेंट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर किसी के अंदर वो टैलेंट है तो कभी ना कभी वो उनको मिल जाएगा काम। आई मीन विदेश से अगर आप गोरे लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता कि लोग गोरे लोगों को क्यों ले रहे हैं, जबकि उनको ना हिंदी आती है, ना अपने कल्चर के बारे में कुछ पता है। वो सिर्फ बॉलीवुड के फैंस हैं या यहाँ पे मॉडलिंग करने आए हैं, और फिर वो उनको उठा लेते हैं और दिखाते हैं जैसे कि वो इंडियन लोग हैं, जबकि हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन जो NRI लोग हैं जो आ रहे हैं, आई थिंक इट्स ग्रेट कि दुनिया भर से इंडियन लोग आ रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। इट विल जस्ट ब्रॉडन द होराइजन्स फॉर बॉलीवुड। लेकिन दुनिया भर से लोग बॉलीवुड तो आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड से बाहर जाकर के लोगों को वो इज्जत नहीं मिलती है जिसके वो हकदार हैं। मैं बात करूँगा पाकिस्तानी कलाकारों की बात करूँ मैं आपसे, तो ऐसे कई कलाकार हैं, गायक हैं, जो वहाँ से यहाँ आते हैं और गाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों को एकदम से बैन किया हुआ है। ये कितना सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन इंडिया हमेशा से बहुत डेमोक्रेटिक। क्या हमको लगता है कि वहाँ के लोगों को जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट जो उनको दिया जाता है, ये सही है? लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं, अगर कोई मुझे आके कुछ गाली गलौज करे, तो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। अगर मैं उनकी लेवल पे झुकना चाहता हूँ, तो आई कैन गिव बैक गालीज, मैं भी दे सकता हूँ। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, हमको पता है कि हम क्या हैं। तो हम हैं जैसे हम हैं, हम सब कुछ वेलकम करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिशिंग है वहाँ पे, तो फिल्म इंडस्ट्री शायद है भी नहीं, मतलब छोटी सी है, इट्स डाइंग। वहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत वाइब्रेंट है, उनके जो आर्टिस्ट है बहुत मतलब टैलेंटेड है म्यूज़िक के अंदर। आई डोंट सी हाउ दे कैन इवन बेनिफिट अस। लेकिन हाँ, थोड़ी सी वो दिल पे लगता है जब वो हमें रिजेक्ट करते हैं, जब हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट नज़र के रिलीज़ के दौरान, क्योंकि एक इंडो पैक को प्रोडक्शन था, इनफैक्ट पहला जो इंडो पाकिस्तान प्रोडक्शन था वो नज़र थी। तो जब महेश भट्ट ने वहाँ पे एक प्रीमियर रखा था, सोनी राजदान जी गए, महेश भट्ट साहब गए, वहाँ पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी मेरे सामने, मीरा, उस फिल्म के अंदर, तो ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान की ही हैं, लेकिन मेरा वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ ऑफिशियल रीज़न ये दिया था कि नहीं, हमें 2 महीने का नोटिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और उस टाइम पे शायद उनके प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ थे, तो भट्ट साहब ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, ऑफिशियल रीज़न तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कारा फिल्म फेस्टिवल में हम लोगों ने कुछ
एक ट्रेलर दिखाया था फिल्म के अंदर, जहाँ पे एक शॉट था एक गाने का जहाँ पे मीरा मुझे किस करती है। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था वहाँ पे कि एक पाकिस्तानी लड़की एक हिंदुस्तानी लड़के को किस कर रही है, तो उसे बैन कर दो। तो मुझे वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ठीक है, वो उनकी सोच है। यानी पाकिस्तानी लड़की अगर फिल्मों में इंडियन लड़के को किस कर ले तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, और इंडियन लड़की अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ले तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती है। शादी अलग है, शादी इज एन ऑफिशियल बॉन्ड एंड एक्सेप्टेड। वो भी मुद्दा हो गया था यहाँ पे भी कि सानिया ट्रेटर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की है। आई थिंक दैट्स सिली, इट्स वेरी चाइल्डिश। खुद की मर्जी है, शी कैन मैरी हु शी वांट्स एंड शी इज़ डन सच ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया। हाल ही में एशियाड गेम्स में शी वन अ मेडल फॉर अस, तो आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक एंड आई एम अ बिग फैन। ये बताइए, जितने समय आप वीना मलिक के साथ में थे, कभी पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातचीत हुई, पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि उनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ भी जोड़ा गया था, और साथ ही साथ कई चीज़ें मतलब मैच फिक्सिंग को लेकर भी सामने आई थी जी। कभी कुछ चर्चा की उन्होंने आपसे इन सब चीज़ों के बारे में? थोड़ी बहुत बातें हुई थी, लेकिन मैं भी एक्चुअली क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। वो जो मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, उसके बाद मेरा भी दिल उड़ गया था क्रिकेट से। तो मैं कभी कभार देख लेता हूँ, वर्ल्ड कप देख लेता हूँ, T20 का वर्ल्ड कप देख लूँगा, IPL थोड़ा सा देखता हूँ। आई डोंट रियली फॉलो क्रिकेट एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। ये बताइए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह के किरदारों में अब आगे आप हमको नजर आएंगे? जय हो के बाद जो बहुत बड़ी फिल्म थी ऑब्वियसली सलमान खान के साथ, मैंने एक बहुत ही छोटी फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है होम स्टे। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मेरे सामने हीरोइन सयाली भगत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। मेरा किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट रिवील करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर लूँगा कि मेरा एक डबल रोल जैसा कुछ है उसमें। पहली बार मैं डबल रोल कर रहा हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। शायद इस साल के एंड तक रिलीज़ हो जानी चाहिए। उसके अलावा मैं फिल्मों से अलग दो चार चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जो मेरे हमेशा से पैशंस रहे हैं, लेकिन फिल्मों में बिजी रहने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया उन पे। अब मैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ है, म्यूज़िक से रिलेटेड एक चीज़ है, और फिटनेस से रिलेटेड। अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपके लिए? मुझे सिर्फ मेरे डेब्यू फिल्म के लिए नॉमिनेट किया था एज बेस्ट डेब्यू एक्टर, लेकिन अवार्ड मिला नहीं था। ना मुझे अवार्ड मिला है, ना उसके बाद मुझे नॉमिनेट किया गया है। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो अवार्ड्स है वो प्रीटी मच फिक्स्ड है। जो आर्टिस्ट फिर से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? कंट्रोवर्शियल नहीं, ये ओपनली है कि आमिर खान क्यों नहीं जाते हैं, अजय देवगन क्यों नहीं जाते। लेकिन आमिर खान, सलमान भाई ने हमेशा कहा कि मेरे लिए अवार्ड नहीं रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। जो परफॉर्म करेगा, जो आर्टिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, उसे अवार्ड मिलेगा। ये सब जानते हैं। सो इट्स अ शो दैट दे पुट ऑन फॉर एवरीवन। टेलीविजन पे राइट्स बिकते हैं, सभी को पैसे मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए। इट्स बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, नथिंग। बॉलीवुड में डिप्रेशन की शिकार कई लड़कियां, कई लड़के हो रहे हैं, और वो उस डिप्रेशन में आने के बाद नाकामी को झेल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लड़के लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंडस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो चीज़ आप बेचते हैं। वो चीज़ या तो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिजेक्शन झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और आपको बहुत ही कट्टर होना चाहिए। आप यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली, बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। दिल पे ऑब्वियसली हर कोई ले जाता है ये चीज़ों को, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिजेक्शन हर किसी के साथ हुआ है। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन साहब के पास काम नहीं था, KBC के पहले उनके पास काम नहीं था। वो खुद से कहते कि मैंने यश चोपड़ा जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे काम चाहिए। तो अप डाउन सबकी ज़िंदगी में होती है। आपको पेशेंट होना चाहिए, कीप परसिवियरिंग। पेशेंस और लगन और मेहनत, ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्कआउट नहीं होता है तो ठीक है। मुझे देखिए, 11-12 साल हुए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ एक फिल्म मेरी हिट हुई है। मैं भी अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं अभी तक उस मुकाम पर तक नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आई एम कंफर्टेबल इन माई स्पेस। मैं खुद से हैप्पी हूँ कि ये है, ठीक है,
सबकी ज़िंदगी अलग है, हर कोई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नहीं बन सकता, और ना ही मुझे बनना है। मुझे आई हैव टू बी हैप्पी विद द वर्क दैट आई एम डूइंग। ज़िंदगी में खुश होना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मैं टेबल पे खाना, मैं जो काम करता हूँ उसके ज़रिए मैं अपने टेबल पे खाना डाल सकता हूँ। दीज आर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। रात को जब मैं सोता हूँ एक मुस्कुराहट के साथ सोता हूँ, और जब उठता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम, फेम, ये सब चीज़ें अगर आप उसके लिए इंडस्ट्री के अंदर घुसेंगे तो आप निराश होने वाले हैं, और फिर यू गोइंग टू बी रिजॉर्टिंग टू थिंग्स लाइक सुसाइड एंड एवरीथिंग, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो आई थिंक इवन पीपल जो उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको लोगों को समझाना चाहिए, जो बडिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए, कि इट्स टफ एंड यू हैव टू बी रेजिलिएंट। अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है, आप डिसअपॉइंट ना होइए, ठीक है, ट्राई किया, मूव ऑन। और अगर आपको यही चाहिए तो जस्ट डटे रहना एंड जस्ट कीप एट इट। मैं 12 साल के बाद अभी तक यहीं पे हूँ, और जैसे कि मैं कहा, मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो जस्ट बी पेशेंट। अशोक जी, मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ थोड़े से एडवांस में, और आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप दिवाली पूरे जोश से मनाइए, लेकिन पटाखों से दूर रहिए, क्योंकि दो चीज़ है, एक तो हादसे हो सकते हैं पटाखों से, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होती है, और तीसरी एक्चुअली एक और चीज़ है, ये पटाखे जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो एक्चुअली बनाते हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको ऑब्वियसली ठीक से पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी उम्र भी नहीं है काम करने की, और उन फैक्ट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। तो प्लीज़ पटाखों से दूर रहिए, दिए जलाइए, मिठाइयाँ खाइए, और कुछ लोग ताश भी खेलते हैं। अगर आप ताश खेलते हैं तो ताश खेलिए, मैं तो नहीं खेलता। एंजॉय करिए एंड हैव अ फैंटास्टिक ईयर अहेड। अश्मित जी, आपने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, इट्स बीन अ प्लेजर। तो ये थे श्रीमान अश्मित पटेल जी, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैनन में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन कार्यक्रम बनाया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पे और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते बॉलीवुड कैनन में बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।